विकसित भारत की यात्रा के लिए जरूरी है किसान कल्याण के साथ साथ कनेक्टिविटी भी, और इसी के मद्देनजर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज 5 अहम फैसले लिए गए। किसानों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी गई और कृषि ऋण पर ब्याज सब्सिडी योजना को भी 2025-26 तक बढ़ाया गया। साथ ही रेल और सड़क संपर्क बढ़ाने पर भी सरकार का लगातार जोर है और उसी के तहत आंध्र प्रदेश में 4 लेन हाईवे के साथ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 2 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मिल गई मंजूरी। आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन वर्ष 2025-26 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है, जिसमें नाइजर सीड, जिसे रामतिल भी कहते हैं, उसके एमएसपी में 820 रुपये प्रति क्विंटल की सबसे अधिक बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद रागी में 596, कपास में 589 और तिल में 579 की वृद्धि की गई है। ये वृद्धि 2018-19 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणाओं के अनुरूप ही की गई है, जिसमें एमएसपी को उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना पर निर्धारित करने का वादा किया गया था। इस निर्णय से किसानों को उनकी लागत पर 50 से 63% तक का फायदा मिलने की उम्मीद है। खरीफ के लिए किसानों के लिए बहुत बड़ा एक फैसला लिया गया है। आप सब जानते हैं कि खरीफ की फसल में जिस तरह से पिछले 10-11 वर्षों में मैसिव वृद्धि की गई है एमएसपी की, उसी कड़ी में सीएसीपी की रिपोर्ट पर 2025-26 के खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए कैबिनेट में एमएसपी अप्रूव हुआ है। टोटल अमाउंट इसका 2,07,000 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट किया गया है। और जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिबद्धता दिखाई है किसानों को उनकी कॉस्ट के ऊपर 50% मिनिमम मार्जिन मिले, कम से कम मार्जिन मिले, उसका ध्यान रखा गया है। और इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना के तहत ब्याज सब्सिडी यानी कि इंटरेस्ट सबवेंशन को जारी रखने को भी मंजूरी दे दी है और इसके तहत किसानों को 3 लाख तक के अल्पकालिक ऋण किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 7% की रियायती ब्याज दर पर उपलब्ध होंगे और उसके साथ ही जो पात्र ऋण संस्थान हैं उन्हें भी 1.5% की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। कैबिनेट में अप्रूव हुआ है, वो है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। आप सब जानते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड जब श्रद्धेय अटल जी प्रधानमंत्री थे तब इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके कारण किसानों को वर्किंग कैपिटल मिलना बहुत आसान हुआ। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के जरिए से किसानों की कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल को कम किया गया है। द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल हैज बीन रिड्यूस्ड बाय हैविंग दिस इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इफेक्टिवली 4% पर 2 लाख रुपए तक का लोन मिले, किसानों को कैपिटल मिले, वो ध्यान रखा गया है इस स्कीम में। 7% नॉमिनल रेट है, उसमें 1.5% सबवेंशन है और 3% है प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव। इफेक्टिवली जो निकला है उसमें यह है कि करीब करीब 4% पे किसानों को 2 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। 449 बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस स्कीम में जुड़े हुए हैं। और अब कनेक्टिविटी की भी बात कर लेते हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आंध्र प्रदेश में 108.134 किलोमीटर लंबे 4 लेन के बदवेल नेल्लोर राजमार्ग के निर्माण को मंजूरी दी है। ये परियोजना डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट ट्रांसफर यानी डीबीओटी मोड में 3,653.10 करोड़ की लागत से पूरी की जाएगी। आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम पोर्ट है, NH67, उसका जो लास्ट सेक्शन है दैट वाज अ बॉटलनेक। उस करीब करीब अराउंड 105 किलोमीटर्स, इसको आज अप्रूव किया गया है 4 लेन हाईवे के तौर पे। बडवेल से नेल्लोर तक 4 लेन हाईवे, इसमें से कुछ पोर्शन ग्रीनफील्ड नया बनेगा और कुछ पोर्शन इसमें अपग्रेड होगा। 20 आउट ऑफ द 108 किलोमीटर्स
23 किलोमीटर अपग्रेड होगा और 85 किलोमीटर ग्रीनफील्ड नया एक हाईवे बनेगा। टोटल कॉस्ट 3,653 करोड़ का इसका इन्वेस्टमेंट होगा। बीओटी बेसिस पे ये बनेगा और इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। 3 बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं, वीसीआईसी, एचबीआईसी और सीबीआईसी। इन तीनों को इससे कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके साथ ही सीसीए ने भारतीय रेलवे के नेटवर्क को मजबूत करने के लिए भी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 2 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है और इन परियोजनाओं से यात्रियों और माल ढुलाई के लिए तेज और बिना किसी मुश्किल के परिवहन सुनिश्चित होगा। देश में रेलवे के नेटवर्क में जहां जहां गैप्स निकल रहे हैं, उन सब गैप्स को एक एक करके प्रोजेक्ट्स लाके फिलअप किया जा रहा है। आज 3rd लाइन 4th लाइन यानी क्वाड्रुपलिंग के 4 लाइनिंग के 2 प्रोजेक्ट्स हैं। पहला है रतलाम नागदा, इसको 4 लाइनिंग करेंगे जिससे कि दिल्ली मुंबई कॉरिडोर की कैपेसिटी सिग्निफिकेंटली बढ़ेगी। 41 किलोमीटर का है बट इसकी क्रिटिकलिटी बहुत है। 1018 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है। वर्धा से बल्लार शाह का 4 लाइनिंग का प्रोजेक्ट आज अप्रूव हुआ है। इसमें 135 किलोमीटर की टोटल लेंथ है और 2,381 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट होएगा। करीब करीब 11 मिलियन टन का एडिशनल कार्गो भी इससे आएगा। हाईली वायबल प्रोजेक्ट है, इसको अगले 3 से 4 वर्षों में कंप्लीट किया जाएगा। तो तमाम बड़ी परियोजनाएं हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अपने मेहमानों से मैं आपका परिचय करा देती हूं। डॉक्टर अशोक विशन दास हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर चेयरमैन सीएसीपी के, और हमारे साथ शिशिर सिन्हा जुड़े हुए हैं जो वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। अशोक जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, 2018-19 के अनुरूप सरकार ने अपना वायदा पूरा किया। 14 खरीफ फसलों में एमएसपी की ये वृद्धि किसानों के लिए कितने बड़े फायदे की बात है? ये किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। उनकी आय तो बढ़ेगी, प्रोडक्शन को भी बूस्ट मिलेगा, वो भी वृद्धि होगी। और जो भारत है अब ये विश्व में एक सप्लाई चेन बनता जा रहा है फूड के लिए, खाद्यान्न के लिए। तो हमारा जो इंडिया का जो जैसे राइस है या धान है, धान तो नहीं पर गेहूँ और चावल, उसका निर्यात बहुत, उसकी डिमांड भी बहुत है, मांग बहुत है। और इस बार हमने 22 मिलियन टन का एक्सपोर्ट भी किया। तो सिर्फ हमारा घरेलू बाजार में जब इसका मूल्य मिलता है किसानों को, तो किसान बड़े उत्साहित होते हैं, तो वो और री इन्वेस्ट करते हैं, उससे और उनकी आय बढ़ेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो सरकार का ये कदम है वो काफ़ी दूरगामी है। फिर उसके अलावा सबसे पहले हम इनपुट जब बात करते हैं तो इनपुट में हम फर्टिलाइजर, सीड और इस तरह की बातें करते हैं, इरिगेशन की। लेकिन कैपिटल भी एक इनपुट है अर्थशास्त्र में। तो उस कैपिटल को जैसे मंत्री महोदय ने अभी बताया कि वो उनको 2 लाख रुपए 4% इफेक्टिवली मिलेगा, तो उससे किसानों को बहुत फायदा। अभी जो साहूकार है, मैंने बहुत इसकी रिसर्च की है, बहुत अनुसंधान किया है, उनका बहुत शोषण होता है। अब आपको बहुत आश्चर्य होगा कि 60% ब्याज पे वो लोग जो हमारे छोटे किसान हैं, मंझले किसान हैं, वो 60% तक के ब्याज दर पे लेते हैं। तो 60% कहाँ, 4% कहाँ। तो इसमें इससे किसानों को बहुत ही फायदा होगा। और मुझे लगता है खेती जो है वो काफ़ी लाभदायी होगी और किसानों को फायदा होगा, उससे एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा मिलेगा। और आज प्रधानमंत्री ने भी कहा हम 2047 तक किसी भी चीज का हम बाहर से लेके नहीं प्रयोग करेंगे। तो ये एक लंबी सोच है, दूरगामी सोच है। और ये कृषि की बात हो रही है, लेकिन सभी क्षेत्रों में ऐसा होने वाला है कि हम सेल्फ रिलायंट हो जाएं और किसी भी चीज के लिए हमें विदेशी माल पे नहीं निर्भर करना। बिल्कुल, आत्मनिर्भरता के लिए बेहद ज़रूरी है और अन्नदाताओं के जीवन में तो ये और भी ज़रूरी हो जाता है। शिशिर, आपसे समझना चाहेंगे, जिन 14 फसलों की हम बात कर रहे हैं उनमें 50% से सभी में ज़्यादा होने का अनुमान है, लेकिन कुछ फसलें ऐसी भी हैं जैसे बाजरा पे 63% है, मक्का पे 59% है, तुअर दाल पे 59% है, उड़द पर 53% है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि सरकार का लगातार प्रयास है कि अनाज से अतिरिक्त भी जो अन्य फसलें हैं, श्री अन्न है, उसके जो किसान हैं उनको भी फायदा हो और इनका उत्पादन भी ज़्यादा से ज़्यादा हो। देखिए, इस पूरे फैसले के 2 पहलू हैं। पहले आपने जो आंकड़े बताएं कि 14 फसलों में किन किन की कितनी बढ़ोतरी की गई है,
और इसमें जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है वो है दलहन और तिलहन, क्योंकि इस समय में ये एक ऐसा मुद्दा है, खासतौर पर मैं तिलहन की बात करूं, खाद्यान्न तेलों की बात करूं, खाद्यान्न तेलों में एक बड़ी परेशानी आ रही है कि दुनिया के बाजारों में खाने के तेल के भाव बढ़े हैं और उसका असर हमारे ऊपर भी पड़ा है। बीते कुछ समय में हमारा ज्यादा फोकस एक जिसे कहा जाए कि पल्सेस मिशन पे था कि दाल की पैदावार किस तरीके से बढ़ाई जाए, क्योंकि आप याद कर सकते हैं कि कुछ समय पहले दाल की कीमतें काफी ज्यादा बढ़ गई थी। अब दाल की कीमतों में हमने स्थिरता आते हुए देखी है। कुछ इसी तरीके की रणनीति जो है वो तिलहन के लिए है, तेल के लिए है, जिससे कि खाने के तेल जो है वो सस्ते हो सके। एक तो पहलू ये है, ये बहुत अच्छी चीज है और निश्चित तौर पर इससे जो हमारा थाली है, हमारा जो भोजन का थाली है वो सस्ता होगा। लेकिन इस समय में एक चिंता ये भी हो सकती है कि एमएसपी की बढ़ोतरी की वजह से क्या महंगाई दर पर असर पड़ेगा। लेकिन इस तरह की बात को कहने के पहले हमें ये ध्यान में रखना होगा कि बीते कुछ समय से जो हमारा पूरा महंगाई दर है उसमें लगातार हम गिरावट देख रहे हैं और अभी लगभग 3-3.25% का है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि खाने पीने की चीजों की जो पूरे महंगाई दर में हिस्सेदारी है वो लगभग 54% है। तो वहां पर अगर बढ़ोतरी होती है उसका महंगाई पर असर पड़ सकता है। लेकिन हमको ध्यान में, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि हमको ध्यान में रखना है कि इस समय वो कीमतें नीचे हैं और उसमें चाहे वो अनाज की बात करें, दलहन की बात करें, वो हमें कहीं ना कहीं राहत दे रही है। थोड़ी बहुत जो परेशानी खाने के तेल को लेकर के है, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरीके से बुआई बढ़ी है, जिस तरीके से रकबा बढ़ा है, वो आने वाले दिनों में खाने के तेल के भाव में कमी करे और इस एमएसपी की बढ़ोतरी की वजह से आपकी महंगाई दर पर उस तरीके का असर देखने को ना मिले। बिल्कुल। डॉक्टर अशोक, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से शिशिर जी ने कुछ कंसर्न्स बताई हैं उन पर आपका क्या सोचना है, और जब हम औसत उत्पादन लागत को कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर तय करने की बात करते हैं तो इसके मायने क्या है? देखिए, किसानों को दो ही चीजें चाहिए, उनको मूल्य ठीक मिले और बाजार ठीक हो जी। अब मूल्य जो ठीक मिलना एक उसका अंश है पूरे अर्थव्यवस्था में, जो उसकी आय का जो पहलू है। तो बाजार भी ठीक है। अब बाजार ठीक कैसे होंगे कि आप उनको उचित मूल्य दें। और ऐसा अगर हम कहते हैं, अगर आप इसको और व्यापक तरीके से देखेंगे तो ये है कि हम जो प्रोड्यूसर हैं कृषि के, यानी कि किसान, जब उनका दाम बढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि मुद्रास्फीति हो रही है, इन्फ्लेशन हो रहा है और महंगाई हो रही है। लेकिन जो दूसरी चीजें, नॉन एग्रीकल्चर की कोई इतनी चीजें उनसे कई गुना बढ़ती है, कोई उसके बारे में चर्चा नहीं करता। तो हमारा ले दे के यही है कि हमारा जो झुकाव है कंज्यूमर की तरफ ज्यादा है, प्रोड्यूसर की तरफ कम है। और ये कई सालों से, 75 सालों से अगर आप आंकड़े उठा के देखें, जो भी सरकार आती है अक्सर यही कहती है, इस वजह से किसानों के दाम नहीं बढ़ाते कि सब महंगाई हो जाएगी। अरे महंगाई होगी तो अब बाकी चीजें हैं। अब जीडीपी का जो हमारा राष्ट्रीय आय है उसमें करीब 15% ही इसका योगदान है। तो बाकी जो चीजें हैं उनके बारे में क्यों नहीं चर्चा होती कि वहां भी तो मूल्य बढ़ रहे हैं और किसान सिर्फ अपने लिए थोड़ी कमा रहा है, वो भी तो हमारी तरह और चीजें भी तो खरीदेगा। तो वो प्रोड्यूसर जो है एज ए किसान, कुछ चीजें वो अपनी उत्पाद से चीजें अपना पैसे लेता है बेच के, लेकिन वो कुछ खरीदता भी है, वो उसके लिए भी सत्य है। तो हम सिर्फ ये जो बड़ा लिमिटेड है कि सब, और अगर आपको जो उपभोक्ता है उसके बारे में इतनी चिंता है तो सरकार उसमें हस्तक्षेप करे। ये थोड़ी किसानों का मूल्य कम करके बाकी जो उसके कंज्यूमर है उसको आप फायदा उठाएं, ये तो उचित नहीं है मेरे ख्याल से। तो मुझे लगता है हमें मुद्रास्फीति के लिए और कदम उठाएंगे, दूसरे बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल, किसानों के लिए, लेकिन किसानों की कीमतों को दबा के आप उसको सोचें कि हम कंट्रोल कर देंगे प्राइसेस को या कीमतों को, वो कदम उचित नहीं है मेरे ख्याल से। बिल्कुल। तो शिशिर, आपके पास आएंगे। संक्षेप में ये कहूंगा जो सरकार ने कदम उठाया बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा कदम है। बिल्कुल, विशेषकर किसानों की दृष्टि से, क्योंकि इस बार जो उत्पादन है वो भी अभी जो आंकड़े आ रहे हैं 6.5% से भी ज़्यादा है, तो बम्पर उत्पादन इसे कहा जा सकता है। शिशिर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ये कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि पहले बहुत से इस तरह की सूचनाएं मिलती थी कि किसानों का कई राज्यों में उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ है लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी, तो वो अपनी फसलों को जला दिया करते थे, वेस्ट कर दिया करते थे। लेकिन अब जो है, अब किसानों को उम्मीद जगी है और ये उम्मीद उससे भी हो जाती है जो कि
सबवेंशन स्कीम है उसको भी जारी रखने का फैसला किया गया है, तो ये भी अपने आप में इसमें कितने नए आयाम जोड़ देता है? मैं स्पष्ट कर दूं कि डॉक्टर विशन दास ने जो बात कही, मैंने कहीं नहीं कहा कि एमएसपी को आप ना करो। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि इस समय में कीमतें नीचे हैं, उससे उसको फायदा मिलेगा। और खाने के तेल के मामले में तो कृपया करके इस बात को बिल्कुल फोकस जो है वो किसानों पर है, बिल्कुल फोकस किसानों पर है। हमने तो वही बात कही है कि किसानों की कीमत, किसानों के लिए एमएसपी को कम कर दिया जाए, ये मेरा कतई नहीं कहना था, इसीलिए इस बात को इस संदर्भ में ना लिया जाए। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है किसान क्रेडिट कार्ड का। देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड क्या है? दरअसल एक तरीके से हम ये समझिए कि एक उद्योग को आप वर्किंग कैपिटल मुहैया कराने के लिए, यानी कि कार्यशील पूंजी, यानी कि रोजमर्रा के काम के लिए आप जो पैसे देते हो, उद्योग के लिए वो व्यवस्था अलग अलग माध्यमों से है। किसान जो है वो भी एक तरीके से उद्यमी है। उस उद्यमी को रोजाना के कामकाज के लिए, जैसे मान लीजिए बीज खरीदना है, खाद खरीदना है, उन सब के लिए जो पैसे चाहिए वो कहां से आएंगे? तो वो आपके लिए किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था है, जहां पर आप समझ लीजिए कि लगभग 7.25 करोड़ जो है वो किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। और यहाँ पर दो बातें हैं, एक जो पहले आपको 1.5% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, और दूसरा जो प्रॉम्प्ट रीपेमेंट है, यानी कि आप अगर समय पर चुकता कर देते हैं तो आपको 3% का अतिरिक्त फायदा होता है। इसका एक बहुत बड़ा पहलू है कि ये आपके अंदर एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन को लाता है, यानी कि वित्तीय अनुशासन को लाता है। आपको मालूम है कि आप समय पर चुकाएंगे तो 3% आपको फायदा मिलेगा जब आप अगला कर्ज लेने जाएंगे। तो आपकी कोशिश यही होगी ना कि हम 4% पे ही हम कर्ज लें। और ये फाइनेंशियल जो डिसिप्लिन है, वित्तीय अनुशासन जो है, वो किसानों के लिए दोहरा फायदा देता है, क्योंकि वो अगले कर्ज लेने के समय में वो उत्साहित होते हैं और उनको इस बात की चिंता नहीं होती है कि बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। तो किसान क्रेडिट कार्ड पर जो ब्याज के जो एक तरीके से सब्सिडी के हैं, वो बहुत ही अहम है, बहुत ही जरूरी है। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा रमा, कि कृषि किसानों के मामले में बहुत अच्छी बात क्या है कि कुल फंसे हुए कर्ज, यानी कि एनपीए के मामले में उनकी हिस्सेदारी बहुत ही कम है, और इस तरह के अनुशासन के जरिए उस और भी कम किया जा सकता है। बिल्कुल, इसी पर चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अशोक, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, ये जो तमाम कदम है कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब हम ग्रामीण ऋण इकोसिस्टम को मजबूत करने की बात करते हैं, और विशेष तौर पर जिस तरह से जो सस्ते ऋण की पहुँच है वो छोटे किसानों तक, सीमांत किसानों तक पहुँचना, ये अपने आप में कितना ज़रूरी कदम है? ये देखिए, जैसे किसान है, किसानों को आपने मूल्य तो दे दिया, कीमत दे दी, अब हमें ये सुनिश्चित करना है कि उस कीमत पे उनका माल बिके। इसका क्या मतलब है कि बाजार को दुरुस्त किया जाए। कई मंडियां हैं, वो जाते हैं, जो वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, जो समस्याएं हैं, बाजार में जाते हैं, वो किसी न किसी कारण से उसको वापस भेज दिया जाता है कि साहब आपका फेयर एवरेज क्वालिटी नहीं है एंड वगैरह वगैरह। तो सरकार को ये भी सुनिश्चित करना है, एक तो नीति है, फिर गवर्नेंस है, एक पॉलिसी एंड गवर्नेंस। तो ये पाया गया है कई जगह पे कि वो उनका माल बिकता नहीं है, अलग अलग कारण दिए जाके, तो वो बेचारा वापस आने की परिस्थिति में नहीं तो सस्ता बेच देता है। तो शॉर्ट पॉइंट ये है कि बाजार को दुरुस्त करें, और कीमत को तो सरकार ने दुरुस्त कर दिया है। तो कीमत अगर उसको अच्छी मिलती है तो उसकी 50% समस्या ही हल हो रही है। 50% इस बात पर निर्भर करती है कि उसका बाजार कैसा है। तो बीज से बाजार, प्रधानमंत्री महोदय ने भी यही कहा है, बीज से बाजार, बाजार और बीज, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। और बाजार में है, सिर्फ घरेलू बाजार नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी है। अब छोटा सा एक और एग्जाम्पल देंगे, जब कभी जैसे राइस की, कभी चावल की बात होती है, तो सरकार को अगर कहीं
कम थोड़ा प्रोडक्शन होता है, उत्पादन कम होता है, तो वो एक्सपोर्ट पे बैन कर देते हैं। तो एक्सपोर्ट पे बैन करने से क्या होता है कि किसानों का जो आय होनी होती है, उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो उसकी वजह से उसकी आय कम हो जाती है। फिर हमारा जो नेक्स्ट साइकिल होता है, तो किसानों की जो क्रेडिबिलिटी है, उसकी जो साख है, वो भी उस पे भी कहीं ना कहीं आंच आती है। तो जो दूसरे विदेशों में बैठे हैं, उनको नहीं पता कि हमारी सरकार की क्या नीति है। वो ये कहते हैं इन्होंने हमसे एग्रीमेंट किया और अब इन्होंने डिफॉल्ट हो गया, इन्होंने हमें सप्लाई नहीं किया। तो ये सारी समस्याओं को हमें एक पूरा पैकेज में देखना है। बिल्कुल पूरे पैकेज में, बिल्कुल पूरे पैकेज में इसको देखना है। जब गोल्ड इज गोल्ड व्हेन इट इज सोल्ड। आप अगर सोना पैदा कर रहे हैं, और उस सोने की वैल्यू तब है जब वो कोई खरीदार हो। बिल्कुल, आपने इतनी मेहनत करके, पसीना बहा के आपने इतना अच्छा प्रोडक्शन किया, लेकिन अगर उसका खरीदार आपको ठीक से नहीं मिलेगा, तो उस सोने की क्या कीमत रह जाएगी। बिल्कुल, इसी दृष्टि से ये जो फैसले हैं काफी अहम है। शिशिर, आपसे समझना चाहेंगे कनेक्टिविटी को लेकर भी जो फैसले किए गए हैं आज, वो कितने अहम हो जाते हैं तमाम पहलुओं से? बुनियादी सुविधाओं में कोई भी फैसला होता है, मुझे लगता है कि आर्थिक विकास और जो हमारे लक्ष्य हैं, जैसे अभी हमारा जो प्रारंभिक लक्ष्य है कि हमें $5 ट्रिलियन को हासिल करना है 2027-28 तक, उसके बाद हमें $60 ट्रिलियन को करना है, फिर हमें $10 ट्रिलियन को करना है, और फिर 2047 तक हमने विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को हासिल करना है। इन सभी लक्ष्यों के लिए जरूरी है कि आपके लिए बुनियादी सुविधाएं कितनी बेहतर हैं, और बुनियादी सुविधाओं की बेहतरी के कई पहलू होते हैं। सबसे पहला अगर आप देखिए कि सड़क का निर्माण होता है, तो उसका यह है कि दोनों तरफ बसावट की स्थिति बनती है, दोनों तरफ औद्योगिक परिस्थितियां जो है वो ऐसी अनुकूल बनती हैं। दूसरी बात कि सड़कें अगर वो रेल मार्ग से जुड़ी हैं, तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी, यानी कि फैक्ट्री से माल एक जगह पे पहुंचा और फिर वहां से वो बाजार तक पहुंचा, उसी तरीके से कच्चे माल है फैक्ट्री तक जाना है। तो ये बुनियादी सुविधाओं का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको अपने उत्पादन की लागत को कम करने में मदद मिलती है। तो एक तरफ आपके लिए और उद्योग का विकास करना है, दूसरी तरफ आपके उत्पादन की लागत में कमी करनी है, और तीसरी तरफ जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि सड़कों का निर्माण हो, चाहे रेल की पटरियों का बिछाया जाना हो, वो रोजगार के बड़ी संख्या में रोजगार के मौके पैदा करता है। तो ये तीन तरह के अगर तीन पहलू को ध्यान में रख करके चले और अपने लक्ष्य को देखें, $5 ट्रिलियन 2027-28 तक, 2030 तक आपका $60 ट्रिलियन और 2033 तक आपका $10 ट्रिलियन का, वो हासिल करने की दिशा में ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर अशोक, आपसे समझना चाहेंगे, ये जो मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, विशेषकर जो रेल परियोजनाओं की हम बात कर रहे हैं, उसमें ये भी बताया जा रहा है कि 4 जिलों के 784 गांवों को ये जोड़ेगी। जब हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, तो ये जो कनेक्टिविटी है उसमें कितना अहम योगदान देगी? हमारी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, तो करीब 68% हमारे भाई बहन ग्रामीण हैं, और सिर्फ 32-33% हम शहरी है। तो वो ग्रामीण का तो बहुत अहम रोल है। हमारे और पैनलिस्ट सिन्हा साहब ने कहा कि आप जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उससे क्या होगा, अगर आप गांव को ऐसा विकसित करेंगे, तो लोग जो खिंचे आते हैं शहरों में, वहाँ पे आपकी सारी अर्थव्यवस्था थोड़ी चरमरा जाती है, क्योंकि वहाँ पे उसकी कैरिंग कैपेसिटी नहीं है इतने लोगों को ले जाने की। तो वो अपने आप ही में वो जो प्लान है गांवों से शहर की तरह, वो कम हो जाएगा। उससे आपका जो पूरा जो डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, वो चौमुखी होगा, हर जगह होगा। कोई भी स्थान नहीं छूटना चाहिए जो विकास से परे हो। सारा पूरा भारत है, चाहे गांव है, शहर है, दूरगामी स्थान है, सारे विकसित होंगे, तभी भारत विकसित कहलाएगा। 2047 तक हमारा लक्ष्य है करना, और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह से सरकार कदम उठा रही है, तो वो उसमें कोई किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। हम विकसित देश, बिल्कुल, ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। शिशिर, आपसे भी समझना चाहेंगे, जब हम आपूर्ति श्रृंखला में दक्षता की बात करते हैं, कितनी जरूरी ये हो जाती है आर्थिक विकास में तेजी के लिए, और तमाम ये जो कनेक्टिविटी से संबंधित परियोजनाएं हैं, ये इसके लिए इसको कितना विस्तार देती हुई दिखाई देती है? बहुत ही संक्षिप्त में। व्यवस्था में अपनी स्थिति मजबूत करनी, तो आपको लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करना है, जो अभी डबल डिजिट में हमको उसको सिंगल डिजिट करना है। और ये जितनी भी आपने परियोजनाओं की बात की, उन परियोजनाओं से उस लागत को घटाने में मदद मिलेगी, और वो हमारे लिए अर्थव्यवस्था के लिए काफी बेहतर साबित होगा।
बिल्कुल, अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा मील का पत्थर इसे कहा जा सकता है और तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर तमाम कदम उठाए जा रहे हैं और उन्हीं में जो आज के कैबिनेट के फैसले हैं वो बेहद अहम हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशोक आपका, शिशिर जी आपका शामिल होने के लिए हमारे प्रोग्राम में और इतने महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।